हाय लीडर्स, हाउ यू ऑल? कैसे हैं आप सब? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज जिस चीज़ के लिए मैं लाइव भी हूँ, मार्केट अलग दौर से गुजर रहा है। एक ऐसे दौर से जिस दौर के बारे में ना किसी ने कल्पना की थी, ना किसी के पास कोई प्रिडिक्शन थी, ना किसी के पास कोई ऐसी घटनाएं घट सकती हैं ऐसा कोई विजन था। मतलब सब इस मार्केट के बड़े 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 खलीफा और विजनरी लोग इस वक्त अगर मैं बात करूं तो सब लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है। और क्यों नहीं है जवाब? क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी प्रोडिक्शन से, आपके विज़न से, आपकी सोच के दायरे से बिल्कुल बाहर होती हैं। मैं इस वक्त एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि सब लोग ने अलग अलग तरीके से प्लान किया था। कोई प्लान कर रहा था यहाँ घूमने जाएंगे, कोई प्लान कर रहा था वहाँ सेमिनार करेंगे, कोई प्लान कर रहा था कि वहाँ मीटिंग करेंगे, कोई प्लान कर रहा था फॉरेन टूर जाने वाला है, कोई प्लान कर रहा था ये होने वाला है, वो होने वाला है, और हुआ बिल्कुल बिल्कुल अलग। राइट। एक ऐसी चीज़ हुई जिसके बारे में ना किसी के पास विजन था, ना किसी के पास सोच था, ना किसी की तैयारी थी। इनफैक्ट ना किसी देश की तैयारी थी, ना किसी प्रेसिडेंट की तैयारी थी, ना किसी प्रधानमंत्री की तैयारी थी, ना साइंस की तैयारी थी, ना मेडिकल डिपार्टमेंट की तैयारी थी, ना पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी थी, ना इमरजेंसी डिपार्टमेंट। मतलब किसी के पास इस चीज़ को लेकर कोई तैयारी नहीं थी। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जब हम वर्ल्ड वाइड एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ किसी के पास कोई भी तैयारी नहीं थी, तो यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी वो ये मिलेगा कि किस में विजनरी होना। आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर लो, आप किसी चीज़ को समझ लो कि ये होने वाला है और उसकी तैयारी कर लो, अलग चीज़ है। ऑन द स्पॉट हैंडलिंग कैपेसिटी किसकी अच्छी है? डिजास्टर मैनेजमेंट किसका अच्छा है? और लॉकडाउन में कौन सी कंपनी बड़ी कंपनी हो सकती है? राइट। क्योंकि लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, नोबडी नोस। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पहले 21 दिन का, और आज फिर प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 3 मई तक। आने वाले कुछ दिनों के बाद कुछ कंपनीज को या कुछ सेक्टर्स को कुछ छूटें मिल सकती हैं, कुछ ढील मिल सकती है, लेकिन वो ढील का भी पैमाना तय होगा 20 तारीख के बाद। लेकिन क्या ये ढील मिलना भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई वरदान है? या आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में ये भीड़ चैलेंजेस को, मतलब ये ढील भी चैलेंजेस को बढ़ाएगी? मुझे लगता है कि अगर हम ऑपरेट करेंगे या कोई भी ऑपरेट करेगा तो चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। चैलेंजेस कैसे बढ़ जाएंगे? क्योंकि ऑर्डर कहाँ से लगेगा, कौन लगाएगा, नोबडी नोज। घर में बैठा हुआ आदमी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, पेमेंट ऑनलाइन डिजिटल ट्रांसफ़र कर सकता है, बिलिंग कर सकता है, लेकिन वो कंटोनमेंट एरिया में बैठा हो सकता है, वो रेड जोन में बैठा हो सकता है, जहाँ कुछ भी डिलीवर करना लगभग नामुमकिन रहेगा इन दिनों में। तो ऐसी जगह से ऑर्डर्स लगे तो आप कैसे उसे भेज पाएंगे? आपको किसी एरिया में जाना है और उसके बीच में ऐसी सिटी पड़ती है जो सिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिल्कुल 100% रेड जोन है और लॉकडाउन में होगी। ट्रांसपोर्टेशन को किस तरीके से छूट मिलेगी, आने वाला दौर कैसा होगा? मतलब ये अभी मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू होने वाला है। मुझे अभी भी लगता है कि इट विल टेक सम मोर टाइम टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इंडस्ट्री चलने वाली है। इंडस्ट्री सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल कमर्शियल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग हैं, चाहे वो सेल वाले हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हैं, चाहे वो ई कॉमर्स वाले हैं, या अब एसेंशियल कॉमोडिटी एक पार्ट है। राइट। कॉमोडिटी एक पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना होगा, जिनके बारे में हमें जानना होगा, जिनके बारे में हमें अपनी समझ को विकसित करना होगा। अब ऐसे में मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारी चीज़ों को समझने की क्षमता को बढ़ाए। तो अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसी स्टेट्स भी होंगी जहाँ पे काम करना लगभग मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर मैं महाराष्ट्र मुंबई की बात करूँ तो इस वक्त जिस तरीके से वहाँ पे ग्राफ बढ़ रहा है, तमिलनाडु में जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, गुजरात में जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, कई स्टेट में जिस तरीके से तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है, तो ये चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। मुझे इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इसे हैंडल किया, टैकल किया, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अपनी तैयारियां दिखाई हैं, वो काबिल तारीफ़ है। हमारे साथ में जो कंट्रीज़ थी
वो कंट्रीज कहीं आगे बढ़ गई हैं। लगभग इटली में और इंडिया में एक साथ ही कोरोना के केसेस आए थे शुरू में, पहले 2-3, और उसके बाद आज हम इटली को देख पा रहे हैं कहाँ हैं, आज हम स्पेन को देख पा रहे हैं कहाँ हैं, आज हम जर्मनी को देख पा रहे हैं कहाँ हैं, आज यूके को हम देख पा रहे हैं कहाँ हैं, आज यूएसए को हम देख पा रहे हैं कहाँ हैं। तो ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज भी बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही हैं, राइट। चाइना में जो हुआ सबको पता ही है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ी चीज़ बोली है वो ये, जो सबसे बड़ी चीज़ की है, जो काबिल तारीफ है, वो ये है कि उन्होंने बहुत सही समय रहते लॉकडाउन को लगाया। अब इस लॉकडाउन को मानना या नहीं मानना, दो तरीके हैं। एक, पुलिस प्रशासन इसे आपसे मनवाए, दूसरा आप खुद इसे माने। फोर्सफुली इस लॉकडाउन को लगाया जाए या हम इसे माने। तो मेरे लिए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस लॉकडाउन को हम माने, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की इकोनॉमी की परवाह नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट। कुछ बहुत समझदार लोग हैं, वो बोलेंगे ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, ठीक है सर, कर सकते हैं लोग, करने को कोई भी कर सकता है। पर मेरा मानना यह है, क्या ये देश नहीं कर सकता? क्या ये देश अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए आज लॉकडाउन नहीं हटा सकता? हटा सकता है, लेकिन देश के लिए प्रायोरिटी क्या है? लोग। इकोनॉमी भले ही थोड़ी बहुत नीचे आ जाए या ज़्यादा नीचे आ जाए, आज प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि इकोनॉमी, फाइनेंशियल लॉसेस की तुलना ह्यूमन लॉसेस से नहीं की जा सकती। मतलब लोगों की जान बचाना इकोनॉमी बचाने से ज़्यादा जरूरी है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट को भी अगर हम नहीं समझ सकते, तो बाकी की चीज़ें समझने की शायद हमारी हैसियत नहीं बच जाती है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि लोगों की जान बचाना, लोगों का घर पे रहना, लॉकडाउन लागू रहना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो 20 तारीख तक तो हम बिल्कुल इस बारे में, ऑपरेशन स्टार्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे। 20 के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर भी विचार किया जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 3 तारीख तक ये लॉकडाउन है। तो हमारी मैनेजमेंट जिस तरीके से, जितना भी मेरा आज डिस्कशन हुआ है, तो वो तैयारी कर रहा है कि 3 तारीख तक तो लॉकडाउन चले। अगर 3 तारीख तक लॉकडाउन चलता है तो अब चैलेंज ये आएगा क्लोजिंग कैसे होगी, और क्लोजिंग नहीं हुई तो लोग अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग इस महीने और एडवांस पे आउट देंगे। ये हमने आपस में आज डिस्कस किया है और उसमें हम नतीजे पे पहुंचे हैं। अगर ऐसे हालात बने तो इस बार और हम एडवांस पे आउट देंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इस फेज में जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को मानने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज़ समझ लीजिए दोस्त, अभी इसमें लॉकडाउन को बढ़ाना सीरियसनेस बता रहा है कोरोना की, कोविड-19 की। मैं देख रहा हूँ 500-600 केसेस आ रहे थे आज से 5 दिन पहले, फिर 700, 800, 850 आने हुए, कल 1200 से 1250 के बीच में केसेस आए। हर 4-5 दिन में इसकी संख्या बढ़ रही है। हमने बहुत कंट्रोल किया है पर फिर भी ये बढ़ रहा है। अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ गया तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ऐसे में हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग इस लॉकडाउन के दौरान काम ना करें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इस बार भी कोशिश करेंगे कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, उनके पे आउट जो बन रहे थे उसका 10%, 20%, 25%, 30% जो भी योगदान हमसे होगा, हम जरूर एडवांस पे आउट के तौर पे करेंगे। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सबके लिए हम नहीं कर सकते, सबके लिए हमारे लीडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो जो लोग कैपेबल हैं अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करें। किसी को भूखा नहीं रहने दें, किसी को मतलब मजबूर नहीं रहने दें, मुफलसी में नहीं रहने दें। जो मदद हाँ हो सकती है वो मदद करें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आने वाले 8-10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट, 8 से 10 दिन है। हम लोगों को लगता है केसेस, अगर आज मैं बात करूं हरियाणा की, तो लगभग मेरे हिसाब से 15 से 25 हज़ार के बीच में लोग क्वारंटाइन में होंगे।
और ऐसा लगभग हर स्टेज में होगा। जो लोग क्वारंटाइन में हैं उनमें उनकी टेस्टिंग भी हो रही होगी, उनमें से कितने लोगों को सिम्टम्स आते हैं, कितने लोग और बढ़ सकते हैं। अगर ये संख्या बढ़ना जारी रखती है तो ये चैलेंज बड़ा होने वाला है। हम लोगों को इसे हराना है और हम लोगों को इसमें अपना योगदान देना है। हम लोगों को एक चीज़ तय कर लेनी है और वो चीज़ ये है कि हम लोग किसी भी कीमत में इस लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि बिल्कुल नेसेसरी नहीं हो जाए बाहर से सामान लेना। और खासकर वो एरिया में तो कोई भी बाहर ना निकले जो रेड जोन और ऑरेंज जोन है। जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ फिर भी गुंजाइश है कि आप थोड़ा बहुत किसी काम के लिए घर से बाहर निकलें। अगर रेड जोन में हैं, आप कंटोनमेंट एरिया में हैं, आप ऑरेंज जोन में आते हैं, आप आपके आसपास आपकी सिटी में केसेस हैं, तो बिल्कुल बाहर मत निकलिए। आप अपने आप को बचाइए, क्योंकि आप बचेंगे तो इकोनॉमी बच जाएगी। मेरा मानना है एज ए कंपनी, एज ए सीईओ ऑफ द कंपनी, अब मैंने अपनी पूरी मैनेजमेंट से बात की, बहुत सारे लोगों से हम कल बात कर रहे थे, हमारा बहुत सारा स्टाफ आने को तैयार है, बहुत सारे लीडर्स काम करने को तैयार हैं, बट वी डिसाइडेड कि नहीं, अभी नहीं, 20 तारीख के बाद डिसीजन लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इस बार भी एडवांस पे आउट देंगे। राइट। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको यूनिक बनाएगी, जो आपको ताकतवर बनाएगी, हम लोग लगभग लगभग इस वक्त 30 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, 30 प्रोडक्ट्स। ये आने वाले 30 प्रोडक्ट बहुत बड़े गेम चेंजर होने वाले हैं। इनका प्राइस, इनका लुक, इनका फील, इनकी क्वालिटी और इनकी इम्पोर्टेंस मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कौन कौन से होंगे उस पर भी मैं अगली बार आके आपसे शेयर करूँगा। राइट। दूसरी जो चीज़ है वो है लिटरेचर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, नई वेबसाइट पे काम हो रहा है, हम बहुत सारी चीज़ों पे तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब मार्केट में काम करने को लेके एक चीज़ समझ लीजिए, मार्केट उसी की तरफ जाएगी जो कंपनी ग्रो करेगी। ग्रोइंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रोइंग के साथ में देखिए, ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को अट्रैक्ट करती है ग्रोथ, क्योंकि अगर टर्नओवर बढ़ेगा तो पे आउट भी बढ़ेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर कोई कहता है कि टर्नओवर ही इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम बात करें टर्नओवर इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देखें कि पहले 3 साल में जो टर्नओवर हम कर रहे हैं, पहले 3 साल में जो प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, पहले 3 साल में जो प्रोडक्ट का लुक और फील हमारा है, पहले 3 साल में जो पैकेजिंग हमारी है, पहले 3 साल में जो प्राइसिंग हमारी है, पहले 3 साल में जो DPUC PUC की रेंज हमारी है, पहले 3 साल में जो लीडरशिप हमारे पास है, पहले 3 साल में लीडर्स के पे आउट हमारे पास है, पहले 3 साल में लीडर्स के पास गाड़ियां भी हमारे पास हैं, पहले 3 साल में लीडर्स की एक बहुत सशक्त टीम हमारे पास है, पहले 3 साल में एक ऐसी इंटेंशन है हमारे पास कि हम प्रॉफिट्स की परवाह किए बिना, हम लोग टर्नओवर की परवाह किए बिना अपने लोगों के बारे में सोच के डिसीजन ले रहे हैं। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पहले 3 साल में जिसको हम बनाने में कामयाब हुए, जो इस ऐसे फेज में, ऐसे हार्ड टाइम में, जब बड़ी बड़ी कंपनियां थक जाती हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियों को सोचना पड़ता है कि अब इसके बाद क्या होगा। क्योंकि मेरा मानना है, जितना मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मार्केट, क्योंकि मेरा कंपटीशन हमेशा ट्रेडिशनल मार्केट से ही होता है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल मार्केट में इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां ये सोच रही हैं कि इस दौर से निकला कैसे जाएगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे दी जाएगी, खर्चे कैसे कम किए जाएंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, टर्नओवर कैसे घूमेगा, अगर किसी ने लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट कैसे पे होगा, किसी इंस्टॉलमेंट्स कैसे जाएंगी। तो हजारों तरह की सिरदर्दियां हैं एक छोटी से छोटी कंपनी के सामने। और ऐसे में हम लोग 3 साल में एक ऐसी कंपनी बना पाए हैं जो इस वक्त एडवांस पे आउट देने का मादा रखती है, जो इस वक्त बात कर रही है कि पिछले महीने एडवांस पे आउट देके इस महीने भी एडवांस पे आउट देंगे। यानी कि हम लोग कितने स्ट्रांगली मैनेज रहे होंगे 3 साल में कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने लीडर्स को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, हम हमारे लीडर्स को एडवांस पे आउट देने की बात कर रहे हैं। कल मेरे सामने एक सवाल आया कि बहुत सारे स्टॉक पॉइंट्स हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, सॉरी बहुत सारे स्टॉक पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हमारे DPUC PUC हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, PUC के तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो DPUC RPUC हैं हम उनकी सेल को निकाल रहे हैं और उनका जो भी एक कमीशन बनता रहा है एवरेज महीने का, जिन्होंने 3 महीने से ज़्यादा एक एवरेज मेंटेन किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इस महीने कुछ न कुछ
उनका जो पे आउट बनता था उसका 10%, 20%, 30% एडवांस कमीशन के तौर पे दिया जाए। इस दौर में ये किया जा सकता है। वी आर द कंपनी जिन्होंने पिछले महीने भी अपने स्टाफ को सैलरी दी, और इस महीने भी हमने हमारे किसी स्टाफ को ये नहीं बोला है कि आप सैलरी मत लीजिए या ये मत कीजिए। वी आर कमिटेड टू डिलीवर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम लोग एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी हैं जहां पे मार्जिन्स प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग, टीम और उनकी कोर वैल्यूज़ हैं। हमारे कार्डिनल रूल्स बिल्कुल अलग हैं, हमारे कोर वैल्यूज़ बिल्कुल अलग हैं। हम लोग प्रॉफिट, देखो हर कोई चाहता है प्रॉफिट बनाए, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं भी बने या हमने बना रखा है तो हार्ड टाइम्स में हम हमारे लोगों की सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। यही हमारा कमिटमेंट है। मैंने कल भी बोला, अब पीछे जब मैं लाइव आया तो मैंने उस लास्ट लाइव में भी बोला था कि हम हैंड सैनिटाइज़र जिस दिन भी हम डिलीवरी करना और ऑपरेशन करना चालू करेंगे तो 2 महीने तक हैंड सैनिटाइज़र की कोई भी पेमेंट नहीं होगी। उसका उसके ऊपर बाकायदा लिखा आएगा नॉट फॉर सेल, उसके ऊपर कोई एमआरपी डीपी कुछ नहीं लिखा आएगा, नॉट फॉर सेल लिखा आएगा। और इससे जो बड़ी चीज़ है, जो हमें बड़ी ताकत देती है, जो हमें बड़ा हौसला देती है, वो है इस वक्त हमारे लीडर्स का अग्रेशन। घर पे भले ही बैठे हैं लेकिन वो लोग पेविलियन में नहीं है, घर पे बैठ के वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हर रोज़ मैं देखता हूँ किसी की 500 लोगों की वेबिनार चल रहा है, किसी का 1000 लोगों का, किसी का 2000 का, किसी का 3000 का, कहीं पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स चल रहे हैं, कहीं पे ये चल रहे हैं। और 16 से हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं हमारे कोर लीडर्स के लिए। पहले चलेगा, फिर 3 स्टेज की हमने लीडरशिप डिसाइड की है। तीनों स्टेज की लीडरशिप के साथ जैसे जैसे ट्रेनिंग होंगे उनके पास लिंक जाता चला जाएगा, और हम लोग इस पे हमारा टेक्निकल ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग देंगे कि आईटी को कैसे ऑपरेट करना है, हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग देंगे कैसे करना है, हमारे मार्केटिंग हेड आपको ट्रेनिंग देंगे कैसे करना है। मैं आपसे बातें करूंगा कि हम लोग आगे क्या प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं समझ में आता किस में क्या होगा। हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दैट इज़ द ओनली वी कैन डू। मुझे नहीं मालूम ये कब तक चलेगा। हम एक टीम हैं, हम एक फैमिली हैं, पर मैं इतना जानता हूं कि जितना मर्जी हार्ड टाइम हो हम लोग बहुत स्ट्रांग, बहुत स्टेबल और बहुत इक्विप्ड लोग हैं। हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को हैंडल करने की ताकत रखते हैं, बिकॉज एज अ टीम वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर यकीन मानिए मेरा कि पिछले 20 साल के करियर में इतनी मजबूत और इतनी स्ट्रांग टीम मैंने नहीं देखी जितनी स्ट्रांग टीम है। चाहे हम डायरेक्ट सेलर्स की बात करें, लीडर्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, स्टाफ की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, प्रोडक्ट ट्रेनर्स की बात करें, डिज़ाइनर की बात करें, कस्टमर केयर की बात करें। वी वी आर रियली लकी, वी हैव द बेस्ट टीम राइट नाउ। और बहुत सारे ऐसे लोग और हैं जिन्होंने अभी हमें लॉकडाउन में ही ज्वाइन किया है, तो वो भी जब आपके सामने आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो इस दौर में हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड टाइम है। ये एक ऐसा फेज है जिसके बारे में ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने कल्पना की थी। जैसा मैंने बिल्कुल शुरू में कहा, ऐसे दौर में 2 चीजें बिल्कुल सामने आती हैं। एक चीज वो सामने आती है कि आप में कितना दम है, एक चीज ये सामने आती है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, एक चीज ये आती है कि आपका अप्रोच क्या है। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो मुझे आजकल टीवी पे रामायण बहुत चल रही है, तो लक्ष्मण जी को पता चला, एक ऋषि जी ने बताया कि श्री राम जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास गए, उन्होंने कहा भ्राता, बोला किस परेशानी में हो? बोला परेशानी नहीं है, एक दुविधा है। बोला दुविधा क्या है? बोला ऋषिवर ने कहा है कि आप विष्णु भगवान के अवतार हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि सीता माता भी, भाभी भी, भगवती माता लक्ष्मी की अवतार है। तो इस पर श्री राम जी ने जवाब दिया, बोला इसमें दुविधा की बात नहीं है, तुम खुद भी भगवान हो। जिस प्रकार सूर्य हमें सिर्फ आसमान में नहीं दिखता है, हम 10
बर्तन में पानी रख दें तो उस 10 बर्तन में भी दिखता है, नदी तालाब में भी दिखाई देता है। वैसे ही भगवान भी जितने जीव हैं उन सब में आत्मा परमात्मा के तौर पे है, तो तुम भी भगवान हो और दशरथ जी भी भगवान है। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी बताया, लक्ष्मण जी ने कहा, उन्होंने ये भी बताया कि ये जो हो रहा है, आपको वनवास हो रहा है, ये सब पिताजी को पता था, यानी कि राजा दशरथ जी को पता था कि ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्हें पता था, फिर भी उन्होंने ऐसा होने दिया, और फिर ऐसा होने के बाद वो इतने परेशान हो गए, वो इतने दुविधा में पड़ गए कि वो इतने दुखी रहे, उनका मन इतना दुखी रहा कि वो मरते दम तक दोबारा कभी खुश नहीं रह पाए। तो इस पर श्री राम जी ने कहा, देखो वो भी भगवान है और उन्हें सब कुछ पता था। तो मैं तो ये लक्ष्मण, भविष्य का पता होना बहुत बड़ी बात है, भविष्य का पता होना चाहिए। तो श्री राम भगवान ने कहा कि भविष्य मैं नहीं मानता, भविष्य की कि बहुत बड़ी भविष्य को जानना। त्रिकाल को जानने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी त्रिकाल को जान सकता है, यानी कि भविष्य के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी भविष्य के बारे में जान सकता है, थोड़ी सी आराधना करके या थोड़ी सी सिद्धियां हासिल करके। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो यही मानता हूं कि भविष्य को जानना बहुत बड़ी बात है। तो श्री राम जी ने कहा, भविष्य को जानना बड़ी बात नहीं है, आपके दुख सुख का जो वाहन है वो आपका मन है। बोला, पता होने के बाद भी दशरथ भगवान जी को पता था कि ये होने वाला है, उन्हें भविष्य पता था, पर उसके बाद भी उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, वो अपने कर्तव्य पे बने रहे, वो अपने कर्तव्य पे अड़िग रहे। उन्होंने कहा, ये बड़ा बात है कि आपको पता है ये होगा, लेकिन फिर भी आप अपना कर्तव्य नहीं छोड़े, ये बड़ी बात है। बोला, सीता जी की बात कर लो, जब आप ये कहते हो कि वो भगवती माँ लक्ष्मी की अवतार थी, तो उसमें होनी को चेंज करने की ताकत भी थी, लेकिन उन्होंने होनी को चेंज नहीं किया, उन्होंने अपना धर्म अपना कर्तव्य निभाया। मैंने उनके पति ने, यानी मैंने उन्हें साथ में आने से मना किया, रुकने के लिए भी बोला कि वो राजमहल में ही रुके, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया। उन्हें पता था कि ये होगा, हरण होगा, उन्हें अलग रहना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। पता होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य का पालन करना ये महान बनाता है। कल के बारे में पता होना आपको महान नहीं बनाता, अपने कर्तव्य का पालन करना आपको महान बनाता है। तो श्री राम जी की ये जो लाइन है, ये अंदर तक घुसने वाली है। कल क्या होगा ये तो किसी को भी पता हो सकता है, पता होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य का पालन करना आपको महान बनाता है। द सेम वे मेरा मानना ये है कि आज के टाइम में अगर हमें ये भी पता है कि आने वाले कुछ दिनों तक लॉकडाउन चलेगा, कुछ लोग काम कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग क्लोजिंग, कुछ लोग नहीं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, सपोर्ट करें। वी विल वर्क एज ए टीम, और यहाँ पे हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। एज ए ओके लाइफ केयर हम अपने कर्तव्य पे खड़े रहेंगे, अपने आस पास अड़ोस पड़ोस, अपने साथियों के साथ, अपने साथ काम करने वाले लीडर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जो लोग हमारे साथ महीनों से सालों से काम कर रहे हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम हमारे कर्तव्य पे अड़े रहेंगे, बगैर बाकी की चीज़ें सोचें कि कल क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं आप एडवांस पे आउट तो दे रहे हैं, अगर वो लोग आपके साथ नहीं रहे तो नहीं रहे, तो नहीं सोचना मुझे, रहे तो भी नहीं सोचना मुझे, कल क्या होगा नहीं सोचना मुझे। इस घड़ी में मेरा जो कर्तव्य बनता है मैं वो कर रहा हूं और वह वो करता रहूंगा। वही हमारी मैनेजमेंट का फैसला है, और यही मैं चाहता हूं कि हमारे लीडरशिप भी यही एक कमिटमेंट लें कि उनके आसपास कोई भूखा नहीं रहे। उनके पास अगर दाल चावल चीनी अनाज कुछ भी दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो करे, वो किसी की कोई सपोर्ट कर सकता है तो उसे करे। कोशिश करे कि आपके आसपास कोई दुखी ना रहे, आपके आसपास कोई भूखा ना रहे, आपके आसपास कोई परेशान ना रहे, आपके आसपास कोई मेडिकल हेल्प के लिए ना तड़पता रह जाए, आपके आसपास कोई, मतलब इस वक्त इट्स टाइम टू
टेल द वर्ल्ड कि इंडियंस होते क्या हैं। ये वक्त है दुनिया को ये बताने का कि हम हिंदुस्तानी क्यों अलग हैं, हम क्यों पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, और हम मानते ही नहीं, हम उसे निभाते हैं। ये वक्त है। द सेम वे, एक ही चीज, एक ही कमिटमेंट करना चाहता हूं और एक ही लेना चाहता हूं। कंपनी आपके साथ जितना संभव, यथासंभव है, आपके साथ खड़ी है, और मैं यही एक कमिटमेंट आपसे चाहता हूं कि आप लोगों के साथ जितना यथासंभव हो खड़े हो जाइए, लोगों की मदद कीजिए। हाँ, घर पे रहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैन को तोड़ने के लिए दो ही चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरी चीज घर से बाहर निकलें। कोशिश करें मार्केट से आप मास्क ना खरीदें, अपने घर पे ही किसी कपड़े से बनाएं। अंगोछा है, आपके पास परना है, आपके पास कोई भी कपड़ा है, घर पे अपना मास्क बनाएं, क्योंकि घर के मास्क में फॉर्माइड होने के चांसेस बहुत कम है, उसमें कोई भी वायरस होने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर हैं। लेकिन बाहर से जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, हो सकता है मास्क के ऊपर ही किसी के हाथ लगे हों, तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है। तो कोशिश कीजिए घर पे बने हुए मास्क यूज़ करने की। सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं, हैंड वॉश पे ध्यान दीजिए, घर पे रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप अपने घर से बाहर मत निकलिए। और रही बात, जो लोग कहते हैं कंपटीशन है, तो कंपटीशन कब नहीं था? कंपटीशन तब भी था जब हम इस इंडस्ट्री में आए, कंपटीशन तब भी था जब हम इंडस्ट्री में नहीं थे, कंपटीशन आज से 1 साल पहले भी था जब बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और हमने उस कंपटीशन को लड़ा। कंपटीशन आज भी है, और कंपटीशन लॉकडाउन रहेगा तब भी रहेगा, और कंपटीशन जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब भी रहेगा, और कंपटीशन जब हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा, क्योंकि हमारी अगली जनरेशन लड़ रही होगी। तो कंपटीशन तो है। अब उस कंपटीशन में कितनी ईमानदारी है, उस कंपटीशन में कितना अपनापन है, उस कंपटीशन में कितना आपके पास पेशेंस है, उस कंपटीशन में कितनी आपकी तैयारी है, उस कंपटीशन में कितने आप कैपेबल हो, उस कंपटीशन में आपकी इंटेंशन क्या है, उस कंपटीशन में आप कितने स्ट्रोंग हो, उस कंपटीशन में आप कितने तैयार हो, उस कंपटीशन में आप जीतने के लिए कितने उतावले उतावले तो नहीं कहूँगा, उस कंपटीशन को जीतने के लिए कितने डेडिकेटेड हो, ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमें अलग बनाता है। हम में ये सारी चीज़ें हैं, हम में डेडिकेशन है, हम में विल पावर है, हम में जुनून है, हम में लेकिन वो सब हम दिखाएंगे लॉकडाउन को खुलने दीजिए। हम ट्रेडिशनल मार्केट को compete करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। हमारे लिए ट्रेडिशनल मार्केट ही एक ऐसी जगह है जिसको हमें compete करना है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बहुत अच्छी हैं, उनका अपना काम करने का तरीका है, उन्हें उनका तरीका मुबारक। हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हमारे लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल प्राइस, वो क्वालिटी, वो लुक, वो फील, और उसके बाद सेल जब होती है, क्योंकि सेल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं हमेशा कहता हूँ टर्नओवर वक्त के साथ बनता है, लेकिन आप 10 प्रोडक्ट उठाएं और 10 प्रोडक्ट को किसी की टेबल पर रखें, और उस 10 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट 10 में से 8 बार बिक जाए, और बाकी के 9 प्रोडक्ट कोई कभी एक बिके कभी एक बिके, लेकिन एक कॉमन प्रोडक्ट होगा बॉस उस 10 में से जो बार बार बिकता है। जैसे लक्स बिकता है, कॉलगेट बिकता है, पेप्सोडेंट बिकता है। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स बार बार नहीं बिकते हैं। हमारा टारगेट है वो प्रोडक्ट बनाना जो हर बार बिके, बार बार बिके, लगातार बिके, बगैर प्राइस की सोचे बिके, बगैर क्वालिटी के बारे में सोचे बिके। जिस घर में एक बार एंट्री कर जाए वो बार बार एंट्री करता रहे, और उसी के लिए हम लोग डेडिकेटेड हैं, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सो गाइस, बी रेडी, अपने घरों पे रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए। 16 से हम लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स शुरू करने वाले हैं। वी विल लव दैट, आपको मज़ा आएगा उसे करने में। और एक चीज़ मान के चलिए, 20 तारीख के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ऑपरेशन शुरू करेंगे या अभी सस्पेंडेड रहेंगे। अगर सस्पेंडेड रहे तो वी आर कमिटेड कि हम इस बार भी एडवांस पे आउट देने की कोशिश करेंगे। राइट? थैंक यू वेरी मच, लव यू।